नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। हरियाणा के मेवात रीजन में देर रात भी छिटपुट हिंसा की वारदातें हुई, लेकिन आज कर्फ्यू में ढील दी गई। हालात पहले से बेहतर बताए जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर कलुष पनप गया है, जो अंदर क्लेश हो गया है, वो कितना ठंडा हुआ, कितना उसका निपटारा हुआ, ये देखने वाली बात होगी। अब तक एक इमाम और 2 होमगार्ड समेत 4 लोग पहले से ही मारे जा चुके थे और 2 लोगों की हत्याएं और हुई, यानी कि कुल मिलाकर 6 लोगों की हत्याएं इस पूरे घटनाक्रम में हो चुकी हैं दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि वास्तव में ये हिंसा जो है वो धीरे धीरे नूंह, पलवल, गुरुग्राम, रेवाड़ी, वल्लभगढ़ तक फैली और तकरीबन 13 डिस्ट्रिक्ट में धारा 144 लगाई गई है और अब तक 41 एफआईआर हैं, 116 लोग गिरफ्तार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 से पहले, मतलब 2017 तक हरियाणा जो दंगों के मामले में एक तरीके से शून्य था। यहाँ छिटपुट वारदातें हुई होंगी, प्रतिशत में हम उन्हें नाप नहीं सकते, इसलिए वो शून्य वारदातें ही 2017 तक थी। लेकिन 18 के बाद यहाँ लगातार दंगे हुए। 2018 में 45 दंगे हुए, 2019 में 50 दंगे हुए, 21 में 51 दंगे हुए और अब तक जो 2023 है उसमें अब तक 40 दंगे हो चुके हैं। कुल मिलाकर वास्तव में हरियाणा का मतलब हरि का निवास। हरि के निवास में ये कौन राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं, सबसे बड़ा सवाल ये। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई सरकार हो, थाना हो, चौकी हो, पुलिस हो, वो इकबाल से चलती है, संख्या से नहीं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब नफरत पनप जाएगी, सौहार्द खत्म हो जाएगा, लोग आमने सामने बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे, तो सेना और पुलिस भी सुरक्षा नहीं कर सकती। इसे एक तरीके से इस दृष्टि से देखा गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आम आदमी को सुरक्षा देने से हाथ खड़े कर दिए। विपक्ष ने यही एंगल लेकर उन पर हमला किया। हालांकि बाद में कई तरीके की सफाई आई, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा में तकरीबन 60,000 पुलिसकर्मी हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पुलिसकर्मियों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जो शासन सत्ता चलता है, थाना चौकी जो चलता है, वो इकबाल से चलता है। बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा में पुलिस का, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है क्या? मंथन में यही बड़ा सवाल। चार तस्वीरें आपको दिखाएंगे हरियाणा की घटना। मेवात में हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन किया। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम शहरों से ये प्रदर्शन किए गए और एक तरीके से दंगाइयों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। ये कहा गया कि मुसलमानों ने एक तरीके से जो ब्रजमंडल यात्रा थी उस पर हमला किया। आतंकवादी तरीके से जिस तरह हमला करते हैं उस तरह किया गया। बहुत सारे लोग, विहिप के बहुत सारे लोग उस पूरे मेवात को हिंदुओं का कब्रिस्तान और पाकिस्तान भी बताते रहे। इस तरीके के बयानों से भी माहौल थोड़ा गर्म हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को एक याचिका के माध्यम से संज्ञान में लेते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार को एक नोटिस जारी करके कहा कि इस तरीके के जुलूसों की वीडियोग्राफी कराई जाए। जो धार्मिक जुलूस होते हैं उनकी वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाए, ताकि ये पता चले कि इन जुलूसों में किस किस तरीके के लोग क्या हथियार लेकर चलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या होता है। और किसी प्रकार के जुलूस धार्मिक हों, उनकी वीडियोग्राफी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी करके ये कहा है कि ये जुलूस किन स्थितियों में निकले, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस पर एक 4 तारीख को सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। अब तक
जो सबसे ज़्यादा विद्रूपता वाली स्थिति है वो ये है कि बहुत सारे वो लोग इस दंगे के शिकार हुए हैं जो रोज़ कमाते खाते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक इंसान है और उनको ना इससे लेने देना ना उससे लेना देना। चंद नफरती लोगों ने माहौल ही बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है। अगर देखा जाए तो मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, मामन खान, ये 4-5 नाम हैं जिनको लेकर, और बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर तो बाकायदे एक तरीके से 2-2 हत्याओं, लोगों को जलाने का आरोपी है। उसके बाद भी वो घूम रहा है और सीधे तौर पर विश्व हिंदू परिषद या अन्य जो संगठन है बजरंग दल है उसको डिसोन नहीं कर रहे हैं। वो घुमा फिरा कर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वास्तव में हरियाणा की सरकार के अंदर भी इस घटना को लेकर अलग अलग तरीके के विचार हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साजिश है, डिप्टी सीएम कहते हैं कि ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने यात्रा के बारे में सही जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी, इसलिए हुआ। वहाँ की सांसद हैं जो वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कत है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल रहा है। मंत्री हैं राव वीरेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि भाई हथियार लेकर जाने की क्या जरूरत थी, चाहे ये ले गए हों चाहे वो ले गए हों। तो एक अलग तरीके का पूरा दृश्य देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई सारे लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। ये बयान हर एंगल से अलग अलग तरीके से लोगों ने प्रस्तुत किया। इसे सुना जाएगा। सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस कैसे करेगी? एक एक इंसान के पीछे थोड़ी पुलिस का जवान लगा दिया जाएगा। बात भले ही लग रही है इस वक्त, ये बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन बात तो वाजिब है। और वो कह रहे हैं कि भाई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं होगा तो सुरक्षा के लिए जो सौहार्द बिगड़ता बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है मुख्यमंत्री जी? सौहार्द बनाना आप ही की, आपके सरकार की, उसके बाद फिर समाज की, फिर हमारी यानी हमारे जैसे न्यूज़ चैनलों की, हमारे जैसे एंकरों की, जो शायद नहीं निभा रहे हैं। बहुत सारे नफरती बयान जो लोग दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे पत्रकार साथी टीवी पर बैठकर पता नहीं कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है जेनोसाइड कर देना चाहिए, कोई कह रहा है कुछ कर देना चाहिए। अजब अजब तरीके के बयान हैं। मैं तो स्तब्ध हूँ, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि पत्रकार भी इस तरह की बातें करते हैं या उनको करना चाहिए। हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो हमको बताया गया था कि भाई ना इधर ना उधर तराजू लेकर ऐसे रहो, और यहाँ तो बिल्कुल एक तरफ खड़े होकर पत्रकारिता कर रहे हैं। गलत बात है ये, और इस तरीके से माहौल बिगड़ता है, सॉल्यूशन नहीं निकलता है। बड़ी भूमिका मीडिया के, मीडिया को भी संयमित रहने की जरूरत है। यह मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये आत्मा अंतरात्मा से महसूस कर रहा हूँ। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो बात कही है वो जो वीएचपी है, विश्व हिंदू परिषद को ही कटघरे में खड़ा करती है। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना कर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। फ्री प्लान के भी कोई इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसा फ्री प्लान था इस तरह का? देखिए, इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर नरेंद्र बिजारनिया जो एसपी भिवानी थे उनको डिप्लॉय कर दिए गए। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हर पहलू को,
और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने आएगा। हरियाणा कांग्रेस के नेता और राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर आक्रमण किया है। जो बयान दिया है मुख्यमंत्री ने कि हर आदमी की सुरक्षा या हर आदमी के पीछे पुलिस और सेना नहीं लगा सकती, उस पर दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट है। हुड्डा कह रहे हैं कि युवाओं को सीईटी से रोजगार नहीं दे सकते, किसानों को एमएसपी नहीं दे सकते, महंगाई से राहत नहीं दे सकते और बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं। खिलाड़ी बेटियों को न्याय नहीं दे सकते, कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दे सकते और आम नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये सवाल उठा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा तो दे सकते हैं खट्टर साहब, दे दीजिए। इसी तरीके का उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती का एक ट्वीट आया है। मायावती कहती हैं कि हरियाणा में हुई हिंसा और फिर इसका आसपास के इलाकों में फैलना, इससे साबित होता है कि हरियाणा की सरकार और पुलिस फैल रही है। मणिपुर में भी इसी तरीके की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है जैसे हरियाणा में हुई है, या हरियाणा की तरह मणिपुर की तरह हरियाणा में हुई। वहाँ की सरकार खुफिया तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय है, जो चिंताजनक है। हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में विफल रही। अगर वो इस यात्रा को सुरक्षा नहीं दे सकती तो फिर सरकार द्वारा इसके आयोजन की अनुमति ही क्यों दी जाती है। बहुत वाजिब सवाल बहन कुमारी मायावती उठा रहे कि अगर ब्रजमंडल की यात्रा की अनुमति दी गई है तो उसकी सुरक्षा देना आपका काम है। ऐसे कह के नहीं छोड़ सकते हैं कि भाई लोगों ने हमला कर दिया, हमें क्या पता था, उन्हें क्या पता था, एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी वरुण सिंगला जो वहाँ के नूह के एसपी वो छुट्टी पर चले जाते, कहा जाता है कि पारिवारिक कारण है। नासिर और जुनैद की हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर मोनू मानेसर, मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर चीख चीख कर कह रहा है कि भाई हम आएंगे, हम तुम्हारे जीजा हैं, हम अपने लोगों के साथ आएंगे। इस तरह के वीडियो जारी हो रहे हैं। बंटी जो बिट्टू बजरंगी है वो भी इस तरह की बातें कर रहा है। एक तरीके से माहौल को एक तरीके से चार्ज किया गया और इस माहौल को चार्ज करने के बाद जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बड़ी ही घातक बन रही हैं। अगर वहाँ से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक चैनल ने स्टिंग कराया है। उस स्टिंग में वहाँ का जो सीआईडी इंस्पेक्टर है विश्वजीत, वो कह रहे हैं कि 10 दिन पहले ही उन्होंने सारी जो कुछ घटा है वो 10 दिन पहले ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को सूचना दे दी थी कि हालात बहुत विस्फोटक हैं, दंगे जैसे हालात बन जाएंगे, घटना हो सकती है। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी और मामन खान के जो बयान वायरल हो रहे हैं उसको लेकर भी चल रहा है। और सबसे पहले जो नूह में घटना है उसके बाद वहाँ के साइबर थाने में ही अटैक हुआ। साइबर पुलिस क्या करती रही, इतना सब कूड़ा कचरा नफरती सामान एक तरीके से इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर होता रहा। एक भी मुकदमा, एक भी कार्रवाई होती नज़र नहीं आई। इसी तरीके से अपने आप में तमाम इस तरह की चीज़ें हुई। एक दूसरे के ऊपर लोग जिम्मेदारी शिफ्ट कर रहे हैं। वास्तव में ये हरियाणा आज तक इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। लोग बताते हैं कि हरियाणा में तो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तब भी हिंसा नहीं हुई थी। जैसा मैंने आपको कहा कि 2017 तक हरियाणा में 0 सांप्रदायिक हिंसा, दंगे 0 थे। वहाँ पर जातीय घटनाक्रम जरूर हुए, जाट और नॉन जाट को लेकर। एक पिछले साल एक अधिकारी को खनन माफिया ने कुचल कर मार डाला था पुलिस का। इस तरह की घटनाएं होती रही हैं हरियाणा में, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा, इस तरह की आग की लपटें नहीं वहाँ देखने को मिली। बहुत सारे प्रश्न हैं, दिल भी बहुत दुखी है, मन भी बहुत दुखी है कि ये एक ट्रेंड चल रहा है। उत्तर प्रदेश को देखें, वहाँ इस तरह की छिटपुट घटनाएं करने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस ने वहाँ बहुत संभाला। इसी तरीके से आप राजस्थान देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, लेकिन जिस तरीके की घटना हरियाणा में हुई है वो तो सीधे सीधे लापरवाही है और एक तरीके से हिंसा का नंगा तांडव देखने को यहाँ मिला है। बहुत सारे विपक्षी दल इसे मणिपुर में जिस तरीके से घटना हुई, वो भी मणिपुर में भी एक तरीके से वो दंगा ही है, एक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वहाँ का जो समुदाय है उसको लेकर। इसी तरीके से यहाँ भी इस तरीके के तनावपूर्ण हैं। लेकिन खट्टर साहब बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप जब आपस में नफरत होगी, एक दूसरे के खिलाफ लोग गन तान कर खड़े हो जाएंगे तो फिर सुरक्षा नहीं दे सकते, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इस बात पर अमल कौन कर रहा है? बीएचपी के लोग जिम्मेदार लोग हैं
और आज बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं कि मरने वाले जितने लोग हैं, क्या कोई नेता के घर का व्यक्ति है, क्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रमुख पदाधिकारी का बेटा है, भतीजा है, फूफा है, नाना है, मौसा है, कोई है क्या? मरता है आम आदमी, सिर पर पट्टी बांधकर, मौत का कफन बांधकर, चाहे इस तरफ का हो चाहे उस तरफ का हो, और उकसाकर मौज लेते हैं ये लोग जो राजनीति का भी मलाई काटते हैं और धर्म के नाम पर भी जहर घोलते हैं। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा के सांसद, हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी जुड़ गए हैं सीधे हरियाणा से। गुप्ता जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। लगातार इस पूरे हिंसा में आपकी अपील बड़ी काबिल गौर है, बड़ी काबिल तारीफ है। लगातार आप हरियाणा के लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई शांति बनाए रखिए, सारी चीज़ों को देखिए। गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि इस पूरे हिंसा की जड़ में कौन लोग हैं? जड़ देखिए, जड़ के अंदर कोई भी हो, मगर प्रशासन इसमें पूरी तरीके से फेल है, सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल है। जड़ में कौन लोग है, तफ्तीश करना प्रशासन का काम। अलग अलग सरकार के लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। सरकार के उप मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं और कह रहे कि मेवात से ऐसा काम कभी नहीं हो सकता। इनके सांसद एक ग्रुप विशेष पे आरोप लगा रहे हैं जी, जो राव इंद्रजीत है। इनके गृह मंत्री कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग हुई है दंगे कराने के लिए जी, अनिल विज साहब। इनके विधानसभा के अध्यक्ष अलग बयान दे रहे हैं कि साजिश रची गई है। सारे साजिशों का पता था, सिक्योरिटी इनपुट पहले दिए गए थे, जी, क्यों होने दिया? अगर जी। सरकार वक्त रहते कदम उठाती, वक्त रहते लोगों के लिए सोचती, तो मैं नहीं समझता कि हरियाणा के अंदर इस किस्म की बातें नूह में अटकी और नूह के बाद में पूरे हरियाणा के अंदर जो बात फैल गई है। क्या मनोहर लाल खट्टर जी आज ये कह देने से बच सकते हैं कि मेरे पास फोर्स नहीं है? क्यों मुख्यमंत्री दे सकते? तो आपने वक्त रहते हुए पुलिस फोर्स की भर्ती क्यों नहीं की? नंबर वन। जी, अगर नहीं भी है तो आपने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्सेस को क्यों नहीं बुलवाया? जब आपको सारे इनपुट थे कि यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, आपने वहां पे सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम क्यों नहीं किए? तो इसमें तो सरकार की साजिश का भी बू आता है कि सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। क्यों? और फिर अगर एक मुख्यमंत्री ये कहता है मेरे पास फोर्स नहीं है, मैं 2,80,00,000 लोगों का इंतजाम नहीं कर सकता, तो उसको मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार किसने दिया? जी, कभी वो कहते मैं चदर तान के सो जाऊंगा। आज तक हरियाणा के अंदर ये सांप्रदायिक हिंसा का रंग नहीं लगा, परंतु मेवात से बढ़ के इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर ये बात फैला दी। पूरे हरियाणा के अंदर अपने आप में आज स्थिति गंभीर हो चुकी है। गुड़गांव की मैं बात करूं, मैं फरीदाबाद की बात करूं, पलवल की बात करूं, मैं होडल की बात करूं, महेंद्रगढ़ की बात करूं, रेवाड़ी की बात करूं, झज्जर आ जाए, पानीपत आ जाए, सोनीपत आ जाए, गोहाना आ जाए, अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं हो रही हैं जी। और खट्टर साहब आज भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। गुप्ता जी, वो खट्टर साहब कह रहे हैं कि भाई जब नफरत फैलेगी और एक दूसरे के सामने लोग हथियार लेकर खड़े हो जाएंगे, गन लेकर खड़े हो जाएंगे, तो सेना लगा दो चाहे पुलिस, सुरक्षा नहीं हो सकती। तो ये नफरत फैलाई किसने और मिटाने की जिम्मेदारी किसकी है? गुप्ता जी, जब बीज बोने की कोशिश की जा रही थी तो खट्टर साहब कहां थे? खट्टर साहब भी यहीं थे। अगर ये साजिश रची जा रही थी नफरत बोने की, तो सबसे पहले वो साजिश वहीं पे कुचल देनी चाहिए थी, आगे नहीं बढ़ती। वो कह रहे हैं कि भाई अगर नफरती फैल जाए, ऐसा लगा उनके बयान से कि एक तरीके से उन्होंने अब बहुत, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आइडियोलॉजी वाली बात है कि भाई जब नफरत हो जाएगी, एक दूसरे के सामने हथियार लेकर खड़े हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर सारे राज्यों के लोग इस तरह कह दें, सारे मुख्यमंत्री अगर कह दें, हाथ खड़ा कर दें, तो जनता तो फिर कहाँ जाएगी, किसके भरोसे रहेगी? एक खट्टर साहब कहते हैं कि नफरत हो जाएगी, फिर वो कहते हैं कि मैं सुरक्षा नहीं दे सकता 2,80,00,000 लोगों को, तो फिर क्यों मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए? छुट्टी देना। पहले आप कहते हैं मैं चदर तान के सो जाऊंगा, जनता सेवा का मौका नहीं देगी। जनता ने आपको सेवा का मौका दिया, आपने फोर्स भर्ती नहीं करी,
जनता ने आपका सेवा का मौका दिया, आपने रोजगार नहीं दिए। अगर आप रोजगार दे रहे थे, फोर्स भर्ती हो रहे थे, तो आप कम से कम ये बात तो नहीं कह पाते कि मैं सुरक्षा नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात, अगर आपके पास सारा इनपुट था, आपके आपके मंत्री कह रहे हैं, आपके सांसद कह रहे हैं, आपके सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं, आपके सीआईडी वाले कह रहे हैं, आपके विधायक कह रहे हैं कि आपको एडवांस में बता दिया गया था सरकार को कैसी घटनाएं घट सकती हैं, तो समय रहते हुए आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? समय रहते हुए अगर आप एक्शन लेते तो आज हरियाणा के अंदर जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ गया है, जो हरियाणा में लोग एक दूसरे के प्रति ये कह रहे कि तलवार लेके खड़े हो गए, फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा के लोग नफरत नहीं करते, एक दूसरे से प्यार करते हैं। केवल आपको संभालने की जरूरत है, केवल दोषी लोगों को सजा देने की जरूरत है, निर्दोष लोगों को बचाने की जरूरत है। अगर आप दोषियों को सजा दोगे तो खुद ब खुद हरियाणा के अंदर प्यार और मोहब्बत का वातावरण हो जाएगा। अगर आप दोषियों का पक्ष लेंगे, दोषियों का आप बचाएंगे, तो बहुत मुश्किल है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, दंगाई का जाति और धर्म नहीं होता। ये जो दंगा करने वाले लोग हैं, इनको सख्ती से पेश आए ताकि हरियाणा के अंदर भविष्य में ऐसी चीजें रिपीट ना हो और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाएं कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की संरक्षा करने के लिए सरकार है। केवल सरकार ये कह दे कि मैं रक्षा नहीं कर सकती, मुख्यमंत्री ये कह दे, इससे तो और असंतोष फैलेगा और भावनाओं के ठेस पहुंचेगी कि आज सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो आम नागरिक कहां जाए। गुप्ता जी, ऐसे तो हरियाणा के जो लगभग 2.25 करोड़ लोग इस बात से तो आज बहुत चिंतित और असंकित हो गए होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सुरक्षा ही नहीं कर सकते। वहां जो घटना हुई वहां पर होमगार्ड ज्यादा थे, पुलिस वाले वहां उतने थे नहीं। और एक तरीके से जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो वास्तव में दंगाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोनू मानेश्वर और बिट्टू बजरंगी जैसे लोग, या जो दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई मामन खान ने भड़काया, मामन खान का कहना है कि भाई हमने तो विधानसभा के अंदर कहा था, उसी वक्त अगर इस पर कार्रवाई हो जाती, एक्शन हो जाता, या मेरे खिलाफ ही कार्रवाई करते तो मुझे बंद कर देते, गिरफ्तार कर लेते। 5 महीने पहले की बात है। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी लगातार धमकियां दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर स्थिति परिस्थिति देखी जाए तो एक तरीके से बाकायदे प्रवोक करके इस तरीके की घटना हुई और उसके बाद एक ऐसा माहौल कलुषित बना कि यात्रा पर हमला हुआ और सारी चीजें हुई। गुप्ता जी, देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है, कौन दोषी है, कौन अपराधी है, ये ढूंढना, पता लगाना सरकार का काम है। आज हम केवल अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से या अफवाहों के माध्यम से सुनी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको आप सजा नहीं देंगे तो जनता के अंदर विश्वास नहीं उठ सकता। आज हम खुद राष्ट्रपति जी के पास गए, राष्ट्रपति जी से निवेदन किया कि मणिपुर की हिंसा हरियाणा में मेवात के रास्ते पहुंच के पूरे हरियाणा को जलाने की तैयारी कर रही है। मैंने राज्यसभा के अंदर स्पेशल क्वेश्चन लगाया, राज्यसभा के अंदर 0 आवर के लिए, कल के लिए भी मैंने परमिशन मांगी हुई है कि हम इस पे चर्चा करें कि हरियाणा का ये बेहाल क्यों हुआ। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार ये बोलते हैं और लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया, कहते हैं हमारे पास सुरक्षा के साधन नहीं है। बहुत ही लज्जाजनक बात है, ये लज्जाजनक स्टेटमेंट है। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को इससे बेहतर है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं अपने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता, मैं अपने प्रदेश के लोगों को बचा नहीं सकता, इससे गंभीर और विषय हो नहीं सकता। आज पूरे हरियाणा का शर्म सिर से झुक गया है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जो वातावरण हरियाणा का बिगड़ा है, इसको अगर आप जल्द नहीं संभालेंगे तो हालात मणिपुर से भी बदतर हो सकते हैं। हालात को सुधारने की जरूरत है और लोगों के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि नहीं, हमारे ऊपर एक सरकार है और सरकार एक्शन लेगी, दोषियों को पकड़ेगी और हम सुरक्षित रहेंगे। गुप्ता जी, अगर एक कोई कारण अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा सबसे बड़ा कारण था, ट्रिगर पॉइंट था जिससे इस तरह की घटनाएं हुई, तो क्या आप बता सकने की स्थिति में है क्या? देखिए, फैक्चुअल पोजीशन ये है कि मैं मीडिया ट्रायल पे कोई ऐसी बात नहीं कह सकता हूं
केवल सुनी सुनाई बातों पे ऐसी बात नहीं कह सकता हूं। हमने मौके पे नहीं, आप जाके जिम्मेदार नहीं राज्यसभा के सांसद हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हाँ, मैं मैं कतई ऐसी इसीलिए गैर कह रहा हूं। जिम्मेदाराना कोई ना सवाल करूंगा ना ऐसा जवाब चाहता हूं मैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो मीडिया के अंदर बातें आ रही हैं वो इस धार्मिक यात्रा को लेके भी आ रही हैं, उसमें उकसाने वाली बातें करके भी आ रही हैं। जो एक पक्ष दूसरा पक्ष ये बात भी कह रहा है कि घरों के ऊपर पत्थर पहले से क्यों रखे गए, पहले से सारी बातें क्यों हुई, इसका इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि दोनों पक्षों को सख्ती से इन्वेस्टिगेट करें और इसको फाइंडिंग करें, और निस्संदेह जब भी भड़काने वाले बयान कोई व्यक्ति देता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर भी मुकदमा गया आज, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी। कि भड़काऊ चीजों से दूर रहें। जब भी भड़काने वाली बात करते हैं तो मोब उससे विद्रोह पे उतरता है। ये सारी दुनिया के अंदर भी देखा गया है, पूरे देश के अंदर भी देखा गया है। हमें संतुलित बयान देने तो चाहिए। राष्ट्रपति जी कोई को आज भी- आपने सारी स्थितियां बताई, मणिपुर की भी, मेवात की भी। आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था, इंडिया वालों का। जी, राष्ट्रपति जी को हमने मणिपुर की भी सारी बताई, मेवात की भी बताई, पूरे हरियाणा की स्थिति से अवगत करा, और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी का इंटरफेरेंस भी इसमें होना चाहिए। मणिपुर की घटनाएं भी रुक पाए और हरियाणा की घटनाएं भी रुक पाए। प्रधानमंत्री जी को संसद के अंदर भी इस पे बयान देना चाहिए, मणिपुर भी जाना चाहिए और हरियाणा के अंदर भी आके मेवात स्थिति का पे जायजा मुद्दा लेना। क्या जो विपक्षी दल के सांसद हैं, क्या अगर मौका मिला तो उठाने जा रहे हैं क्या? मैंने कल राज्यसभा में 0 आवर में इसका नोटिस दिया है कि 0 आवर में मुझे स्पेशल परमिशन मिले और मैं मेवात का विषय राज्यसभा में रख सकूं। मैंने आज भी नोटिस दिया था, कल के लिए भी मैंने 2 नोटिस दिए हैं। एक सेक्शन 267 के तहत मणिपुर और मेवात का दिया है, और एक अलग से 0 आवर का मैंने मेवात का अलग से दिया है। सरकार और सिस्टम का ये कितना फेलोर मानते हैं आप? कितना फेलोर मानते हैं, अगर किसी कोई परसेंटेज आपको दिया जाए तो? 100% हरियाणा सरकार इस पे फेल हुई है। इनकी इंटेलिजेंस ने जब रिपोर्ट देने के बावजूद ये एक्शन के नहीं आ रहे, तो इससे ज्यादा मुख्यमंत्री का और कैबिनेट का बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं हो सकता। और विशेषकर आज जब अलग अलग अखबारों में, अलग अलग टेलीविजन में इनके उप मुख्यमंत्री के बयान अलग आ रहे हैं, इनके सांसद के बयान अलग आ रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष के बयान अलग आ रहे हैं, इनके गृह मंत्री के बयान अलग आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के बयान अलग आ रहे हैं। इस तरीके से अगर कैबिनेट बात करेगी, इनके कैबिनेट के साथ ही बात करेंगे, तो इससे ऐसे भी लगेगा कि हरियाणा सरकार क्या एकजुट है भी या नहीं। गुप्ता जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में, वो आप उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, एक बड़े उद्योगपति भी हैं। इस तरीके की घटनाओं से उद्योग जगत और भारत का जो चेहरा है विश्व में, उस पर क्या कोई फर्क पड़ने जा रहा है? क्योंकि एक तरीके से मुंबई के बाद वाणिज्यिक राजधानी गुरुग्राम को ही माना जाता है। देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे बात कहूं, पहले ही मणिपुर को लेके दुनिया की कई सांसदों के अंदर ये चर्चा हो चुकी है कि हिंदुस्तान में क्या होगा। हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा की आर्थिक राजधानी के रूप के अंदर जानी जाती है, मिलेनियम सिटी के नाम से इसको ही जानते हैं जी। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्थाएं, सांप्रदायिक रंग तो नहीं आया, परंतु 2 बार ऐसे मौके आ चुके हैं खट्टर साहब के राज में जब हरियाणा के लोगों ने यहां से पलायन की बात सोची। उनकी संपत्तियां जलाई गई, झगड़े हुए, फसाद हुए, और उसके बावजूद भी कहीं धीरे धीरे हरियाणा के व्यापारियों ने मन में शांति रखी थी। विशेष निवेश तो उसके बाद हरियाणा में नहीं आ पाया। ये बात हरियाणा सरकार ने काफी कोशिश की, प्रवासी हरियाणा सम्मेलन बुलाए, सारी दुनिया के अंदर गए, बहुत ज्यादा निवेश तो नहीं आ पाया। और आज ये घटना होने से फिर एक बार खुद बाहर का व्यापारी तो सोचता ही है, हरियाणा का व्यापारी सोचने लगा कि मैं हरियाणा में उद्योग लगाऊं या नहीं लगाऊं, हरियाणा के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं। हरियाणा के अंदर जो भाईचारा बिगड़ने के बाद सामने आती है, उससे हर व्यापारी एक बार घबराता जरूर है। सरकार को क्या पहल करनी चाहिए उद्योग की दृष्टि से, क्योंकि उद्योग हमारी रीढ़ है और सारा कुछ उद्योग धंधों से ही चलता है? गुप्ता जी, सबसे पहले सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए कि यहाँ पे दंगा करने वाला कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा की शांति को किसी भी कीमत पे खत्म नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा के सौहार्द
मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क का जाएगा। जब तक नहीं देते हैं मंत्री ये संदेश बहुत मुश्किल। आप बताइए, मेरे पास तो नेटवर्क आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलिए। जब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मिलकर ये संदेश नहीं देते कि हरियाणा में हर व्यक्ति सुरक्षित है, हरियाणा में दंगाइयों को कड़े से कड़ी सजा मिलेगी, इस साजिश को रचने वाले हर व्यक्ति को सजा मिलेगी और वो सजा दिखती हुई आए और सरकार पर्दे में रह के काम ना करे, पक्षपातपूर्ण काम ना करे, जी 2024 के एजेंडे को दिमाग में रखते हुए काम ना करे, हरियाणा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करे, तो हरियाणा के अंदर ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। अगर सरकार का एजेंडा केवल 2024 का चुनाव है तो फिर बहुत मुश्किल है कि हरियाणा के अंदर ये वातावरण क्या कोई बन जाए। आपको इस तरह की घटनाओं के पीछे राजनीतिक एजेंडा दिखता है क्या गुप्ता जी? देखिए, मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, मणिपुर की सरकार की फेलियर हुई, केवल इसी तरीके की घटना थी, ये इसी तरीके की घटना अब हरियाणा के अंदर हो रही है। तो इस क्रम को अगर जोड़ के देखा जाए तो कई बार लोगों के मन में संदेह पैदा होता है कि ये जो साजिशें हैं 2024 के चुनाव को दिमाग में रखते हुए साजिशें तो नहीं हो रही हैं। एक अंतिम सवाल ये यूं कहें कि आपकी तरफ से हरियाणा वालों के लिए अपील, क्योंकि आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, तो हरियाणा वालों से क्या कहेंगे आप? हरियाणा वालों से मैं कहूंगा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आप अपने हौसले को कायम रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। हरियाणा को हमने विकसित करना है, शिक्षित करना है, बेरोजगार करना है। ये धर्म और जाति की लड़ाई के अंदर हरियाणा के नागरिक ना पड़े, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने इस मुश्किल समय के अंदर भी अपने हौसले को बना के रखा है। आप कुछ समय और हौसले को बना के रखें और ये समय बीत जाएगा। सरकारों के ऊपर दबाव बनाने के लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं, संसद के अंदर भी हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति जी के सामने भी हमने चर्चा करी है और पूरे हरियाणा के पब्लिक के साथ हम हैं। परंतु हरियाणा की जनता किसी भी अफवाह में आके किसी अपने भाई को, किसी अपने मित्र को, किसी ने अपने पड़ोसी को, किसी भी व्यक्ति को कोई हानि ना पहुंचाए, ना उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाए, ना उसके जान और माल को हानि पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत आभार आपका। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपील की कि भाई एक हरियाणा एक औद्योगिक क्षेत्र है और इस तरीके की घटनाएं उद्योग धंधों को एक तरीके से भारी नुकसान पहुंचाती हैं, सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है। ये वही हरियाणा है, लोग कहते हैं कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तब भी यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ और 2017 से पहले यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? क्या कोई राजनीतिक एजेंडा है? क्या सरकार फेल है? क्या इकबाल खत्म है?